हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज से हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो भी रेलेवेंट है हमारे जेई या नीट के सिलेबस से, बिना ज़्यादा टेंशन लेते हुए उसको पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी लोगों को आयुपैक नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत आता ही होगा, और नहीं भी आता है तो वो विद दी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा हम समझ ही जाते हैं कैसे नाम लिखना है। और एज सच आयुपैक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, तो आयु पीएससी छोड़ देते हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ में यहाँ से आइसोमेरिज्म चैप्टर से। ठीक है, आइसोमेरिज्म करेंगे, फिर जीओसी करेंगे, फिर आपका हाइड्रोकार्बन, और उसी तरह से हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो आपका जीओसी है उसमें कई सारे रिएक्शन को समझने के लिए वहाँ पे मॉलिक्यूल की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म से बिगिन करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हो, मैंने क्या किया ना, ये आइसोमेरिज्म के लिए चीज़ें यहाँ पे इस तरह से लिख के पूरी रख ली हैं पहले से। ठीक है, ताकि ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो और सीधा हम समझते हुए यहाँ पे पूरा निकल चले। और आप लास्ट में एक चीज़ और ये भी देख सकते हो कि मैंने लास्ट में यहाँ पे एनसीईआरटी की भी कटिंग लगाई हुई है, कि एक बार हम ये भी देख लें कि मेंस और नीट के लिए भी हो जाएगा कि आखिरकार एनसीईआरटी में भी क्या बातें दी रखी हुई हैं। तो पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बातें काफ़ी हो गई, अब रियलिटी में पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका आइसोमेरिज्म से। ठीक, पहले यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, उसको पहले हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, पढ़िए। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट structural formula or spatial arrangement are called as isomers and the phenomena is known as isomerism। एक बार और पढ़ते हैं। two or more compounds having same molecular formula but different structural formula or spatial arrangements are called as isomers and the phenomena is known as isomerism। अब यहाँ पे आप समझो, मोटे मोटे रूप पे ये कहने का मतलब है कि ऐसे कोई भी दो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, लेकिन जब आप उनका स्ट्रक्चर लिखने जाओ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ जाए। वो डिफरेंस या तो अरेंजमेंट्स को लेके हो सकता है, जैसे मान लो ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, डी, तो एक सीक्वेंस ये हो गई। किसी ने ए बी सी डी ही लिखा लेकिन उसने ऐसा लिखा ए सी बी डी, तो ये भी एक अरेंजमेंट क्या हो गया, वहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये आइसोमर्स हैं। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसमें सिंपल यही लिखा है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था सेम, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया उनके अंदर, एक तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में आ गया, नहीं तो स्पेस में अरेंजमेंट, किस तरह से स्पेस में अरेंज है। जैसे आपने थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो आपको, तो एक हम वेड्ज और डैश पढ़ते हैं। वेड्ज उसको कहते हैं जो भी मॉलिक्यूल आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, डैश उसको कहते हैं जो हमारे तरफ पॉइंट कर रहा हो, यानी इनवर्ड। तो अगर मान लो इस तरह का भी कोई अंतर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पेस में ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल का अलग अलग है, तो उसको स्पेशल अरेंजमेंट कह देंगे। तो इस तरह के फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है आपका C4H10 का, ध्यान से देखो। अगर आप क्या करो, इस कंपाउंड को की अगर आप स्ट्रक्चर कोई आपसे बोले लिखने के लिए, तो आप एक तरीका है कि ये जो स्ट्रेट चेन बनी हुई है इस तरह से लिख दो। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और बगल वाले कंपाउंड का भी फॉर्मूला क्या है, C4H10 ही है। इसकी नंबरिंग करोगे तो हो जाएगा 1 2 3। तो आप देख सकते हो एक का नाम तो हो गया यहाँ पे ब्यूटेन, और एक का नाम आ रहा है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यानी आप ये देख सकते हो दोनों का क्या नाम है, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों जो कंपाउंड है आपस में क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप बस समझते चलो, नोट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो, ये पूरा इस चैप्टर की टेबल है, ठीक है, जो हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। देखो बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होता है या आइसोमर्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास में स्ट्रक्चरल, और एक होते हैं हमारे पास में स्टीरियो।
स्ट्रक्चरल का मतलब अभी बताया, जस्ट अरेंजमेंट के बेसिस पे जो डिफरेंस होता है। और स्टीरियो का मतलब आप ये समझ लो, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस में ओरिएंटेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने शब्द भी देख सकते हो, स्पेशियल अरेंजमेंट लिखा है कि स्पेस में किस तरह से। जब चैप्टर जैसे से आगे बढ़ेगा तो आप ये स्पेशियल वाली बात को और पकड़ने लग जाओगे। फिलहाल के लिए समझ लो स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा तो उसको स्पेशियल अरेंजमेंट कह देंगे। तो आइसोमर्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, एक तो हो गया स्ट्रक्चरल, एक हो गया आपके सामने स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल के अंदर क्या होते हैं, आपके अंदर ये 5 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी हैं? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमेरिज्म। और स्टीरियो के अंदर 2 हो गए, कौन कौन से? कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल। फिर कॉन्फ़िगरेशनल के भी फर्दर 2 पार्ट, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये पूरा का पूरा टेबल है जिसके बेसिस पे हम आने वाले सभी क्लासेस पे डील करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का जो मेन फोकस रहेगा कि हम ये जो ऊपर के 4 हैं ना, ये वाले 4, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामर्स, ये हम इस क्लास के अंदर कवर कर लें। टॉटोमेरिज्म क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? क्योंकि टॉटोमेरिज्म हम कवर करेंगे जब हम जीओसी कंप्लीट कर लेंगे या जीओसी के मिड में होंगे, क्योंकि उसको जीओसी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है टॉटोमेरिज्म में। तो जब जीओसी हो जाएगा तब टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स। ये होने के बाद फिर हम चलेंगे आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। तो चलो बिना किसी देरी करते हुए हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो सिंपल, एक मैंने पहले आपको समझाने के लिए लिख दिया कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, एटम्स का प्रेजेंट होना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल ऊपर भी दिया था कि जैसे ए बी सी डी आपकी एक सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस है ए सी बी डी। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में सीक्वेंस में क्या हो जा रहा है, इनके चेंज हो जा रहा है। तो एक तरह का इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, ठीक है। चलो अब ओरिजिनली पढ़ते हैं। पहला जो हमें पढ़ना है वो है आपका चेन आइसोमर्स। अब देखो चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, पहले आप मेरी बातें सुन लो। चेन आइसोमर्स का मतलब ये होता है, जैसे आप IUPAC की नंबरिंग करते हो तो आप क्या करते हो, 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन चेन की नंबरिंग करते हो। तो इसमें होता क्या है ना, चेन आइसोमर्स में जो नंबरिंग करते हैं, प्रिंसिपल चेन की जो नंबरिंग करते हैं उसी चेन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो एक कंपाउंड होगा जिसमें मान लो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की बनेगी, तो उसके बगल वाले कंपाउंड होगा जिसमें प्रिंसिपल चेन जो होगी 3 कार्बन की बनेगी। तो जब प्रिंसिपल चेन में डिफरेंस आ जाए, नंबरिंग लिखने में डिफरेंस आ जाए, तो वहाँ पे होता है आपका चेन आइसोमर्स। और एक स्पेशल केस होता है सब्स्टिट्यूएंट वाला, वो भी अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख रखी है, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होने चाहिए आइदर ऑफ द पेरेंट चेन और ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन वाला एग्जांपल अभी हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए पेरेंट चेन के ऊपर। यानी जब आप IUPAC की नंबरिंग करो तो आप ये देखना कि जो पेरेंट चेन है उसमें नंबरिंग अलग अलग होती है कि नहीं होती है। जैसे देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, ये देखो C4H10 का ये एग्जाम्पल है आपके सामने। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ, देखो 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग इस तरह से करोगे। बगल वाले कंपाउंड की करें 1 2 3, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्रिंसिपल चेन पहले वाले कंपाउंड में 4 कार्बन की प्रेजेंट है और बगल वाले कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन की प्रेजेंट है। तो अलग अलग प्रिंसिपल चेन हो गई, इस वजह से ये दोनों कंपाउंड आपस में कौन सा रिलेशन एक दूसरे से रखेंगे, ये रखेंगे आपका चेन आइसोमर्स। अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है, बस प्रिंसिपल चेन अलग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो चेन आइसोमर्स होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 2 शब्द भी मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, एक लिख रखा है नॉर्मल और एक रखा है आइसो। इसका भी मतलब समझ लो। नॉर्मल मतलब, नॉर्मल का सिंपल सा मतलब है जब सभी चीज़ें स्ट्रेट में अरेंज हो, ठीक है। जब सभी चीज़ें स्ट्रेट में अरेंज होती हैं तो उसको नॉर्मल कहते हैं। और जब एक ब्रांच निकल जाती है उससे तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका आइसो कहते हैं। तो इस कंपाउंड का फर्स्ट वाले का नाम अगर आपसे कोई कॉमन नेम बोले लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। और बगल वाले कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो आइसो ब्यूटेन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है नॉर्मल और आइसो का। चलो एक और हम देखते हैं, यहाँ पे C5H12 का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो पहले वाला जो कंपाउंड इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की है। सेकेंड वाले में देखो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 कार्बन की है। और लास्ट वाले में देखो 1 2 3। तो आप देख सकते हो तीनों जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं तीनों में क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ अलग अलग है। तो ये तीनों आपस में कौन सी रिलेशन रखेंगे, बिल्कुल सही, ये तीनों आपस में
चेन आइसोमर्स की रिलेशन रखेंगे। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर सभी चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, एक ब्रांचिंग होती है तो आइसो बोलते हैं, और पेंटेन के केस में जैसे यहाँ पे एक और पॉसिबल केस है जब अलग अलग हो जाए तो उस केस में इसको नियो बोलते हैं। तो ये बड़े ही ध्यान से रखना, कई बार आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछ देते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियो पेंटेन, तो नियो पेंटेन बोला जाए तो उसकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इतने एग्जाम्पल देखेंगे कि सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका C6H14 का, तो देखो C6H14 में प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी तीन तरीके से बन सकती है। एक केस हो सकता है जब प्रिंसिपल कार्बन चेन 6 कार्बन की हो, एक हो सकता है जब वो 5 कार्बन की हो, और एक हो सकता है 4 कार्बन की हो। बने कुछ भी, लेकिन ये सब आपस में कौन सी रिलेशनशिप करेंगे, चेन आइसोमर्स की रिलेशनशिप करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग अलग है। जैसे पहले में अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की, दूसरे में देखोगे तो 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले में देखोगे तो 1 2 3 4। तो देख लो सब में अलग अलग है। लेकिन अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने जो 5 कार्बन वाला बनाया है 1 2 3 4 5, तो अगर आप ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड आप देखो यहाँ पे, और उसके बगल वाला कंपाउंड देखो, इन दोनों में तो प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम सेम है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो ये दोनों कौन सी रिलेशनशिप आपस में पोज करेंगे, ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये वैसे अगला टॉपिक है हमारा पोजिशनल, क्योंकि देखो इसको हम बोलेंगे ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं। वैसे भी पढ़ेंगे, यहाँ भी समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि देखो जो सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो बगल वाला स्ट्रक्चर उसमें थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप लग रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर दी गई है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि जब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर दी जाए, वो सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, जो आगे भी हम देखेंगे भी, अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं वो आपका पोजिशनल आइसोमर्स का केस है। तो ये जो ऊपर में यहाँ पे ये 3 थे, ये सब आपस में चेन आइसोमर्स थे, ये दोनों आपस में फंक्शनल हो गए, और नीचे के भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में पोजिशनल वाले ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CH3 आप देखो 2 पोजीशन पे है और एक CH3 3 पोजीशन पे है, और बगल वाले केस में दोनों के दोनों जो CH3 ग्रुप हैं वो 2 पोजीशन पे ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब समझ में आया। अब देखो यहाँ पे C4H8 का एक और एग्जांपल लिख रखा है मैंने, ये C4H8 का। C4H8 में देखो, अगर आपसे यहाँ पे मैं नंबरिंग करने को बोलूँ तो देखो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करोगे, और यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग होगी। तो आप खुद ही देखो, ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, और वही सेम स्ट्रक्चर सेकंड वाले में भी बना हुआ है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे चला जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जस्ट डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है? तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा पोजिशनल का रिलेशनशिप आ जाएगा। और थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में तो जो पूरी की पूरी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये पूरी की पूरी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, वही 3 कार्बन की है, पहले 4 की थी अब 3 की हो गई। तो अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं। तो यानी अगर आपसे कोई रिलेशन पूछे, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर A हो गया, ये स्ट्रक्चर B हो गया, ये स्ट्रक्चर C हो गया, तो आपसे कोई रिलेशन पूछे AC में क्या रिलेशन है, B और C के बीच में क्या रिलेशन है, A और C के बीच में, तो क्या आंसर दोगे, A और C में, क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंस है तो ये दोनों क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं। B और C में क्या डिफरेंस है, इसमें भी प्रिंसिपल कार्बन चेन का अंतर है, तो ये भी चेन है, लेकिन यहाँ पे A और B बोलना चाहिए, A और B में कौन सा अंतर हो जाएगा, तो A और B में क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है, जस्ट एक बॉन्ड की शिफ्टिंग है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये आपस में पोजिशनल का डिफरेंस शो करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको, इस तरह से करना होता है। अब देखो लास्ट वाला जो एक मैंने आपको ऊपर एक डेफिनेशन के केस में लिखाया था ना, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा था आपको ब्रांच चेन, कि चेन आइसोमर्स का एक और पर्टिकुलर केस होता है जिसमें साइड ब्रांच जो होती है ना वो अलग हो जाती है, उस वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 5th वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 5th वाले में अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये जो देखो इसमें भी जो मेन कंपाउंड है वो तो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन है, और बगल वाले कंपाउंड में भी क्या है, देखो ये साइक्लोहेक्सेन ही है, लेकिन इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इथाइल है, यानी 2 कार्बन का है, और बगल वाले में इथाइल ना होके वो 2 पार्ट में टूट गया है।
एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि जो साइड में आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हो और वही टूट के, मतलब उसी के आप कह लो टूट के वो अलग अलग में बिखर जाए, यानी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट में टूट जाए, साइड वाला मेन वाला वैसे का वैसा रहे, तो इस पर्टिकुलर केस को भी हम क्या कहते हैं, आपका चेन आइसोमर्स की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको यहाँ पे, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, जैसे मान लो ये है, और एक आपको मैं इसी तरह का एग्जांपल दे दूं, ये इस तरह से मान लो, ठीक, ये टूट गया। तो आप देखो ये दोनों में भी क्या है, जो साइड चेन लगी हुई है, ये पहले वाले में दोनों में इथाइल इथाइल लगी हुई है और सब में मिथाइल लगी हुई है, तो साइड चेन का डिफरेंस आ गया ना। तो ये दोनों भी आपस में किस तरह का रिलेशनशिप रखेंगे, चेन आइसोमर्स की ही रिलेशनशिप आपस में पोजअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला कैटेगरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर लिखने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि आइसोमर्स के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्टीरियो हम बाद में पढ़ेंगे तो हटा दो। स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो बेसिक राइटिंग का तरीका होगा स्ट्रक्चर्स के वही डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल बोलेंगे। अब स्ट्रक्चरल में भी अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चेन पढ़ा। चेन की कंडीशन क्या पढ़ी, जो मेन कार्बन लेंथ है उसी में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो उसको हम चेन आइसोमर्स कहेंगे। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, क्योंकि जो साइड में लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट वही अलग हो जाए पूरी तरीके से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आपका चेन आइसोमर्स का केस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पहला वाला कंप्लीट हुआ। अब चलो दूसरे की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे सामने पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक, पोजिशनल आइसोमर्स। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया पोजिशनल का पहले भी दे दिया कि इसमें कार्बन स्केलेटन तो सेम होगा, यानी जो मेन कार्बन लेंथ है वो तो सेम होगी, लेकिन डिफरेंट पोजीशन हो जाएगी। किसकी डिफरेंट पोजीशन हो जाएगी, या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो भी चीज़ें साइड में लगी होती हैं, इधर फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड, उनकी पोजीशन बस शिफ्ट हो जाएगी। बहुत आसान है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखो पहले वाले एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है देखो उसकी पोजीशन यहाँ है, और सेकंड वाले कोट में ये देखो उसकी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। तो आपको नहीं दिख रहा है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है, बस क्या हुआ है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इस पर्टिकुलर केस को आप क्या नाम बोलोगे, इस पर्टिकुलर केस को आप बोलोगे दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स की कैटेगरी हो जाएगी। चलो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आ जाओ। सेकेंड वाले में देखो जो सब्स्टिट्यूएंट Cl है ये हमेशा इस एक ही कार्बन पर लगा हुआ है, यहाँ पे वो Cl अलग अलग कार्बन पर लगा हुआ है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग हो गई, लेकिन जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है यहाँ पे भी ये 2 कार्बन की है, यहाँ पे भी 2 कार्बन की है, तो जस्ट अलग अलग हो गया। इस वजह से इसका नाम हम क्या रख देंगे, इनको भी हम बोलेंगे दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक लिखा है जेमिनल डाइक्लोराइड, एक लिखा है विसिनल डाइक्लोराइड। इसका क्या मतलब होता है, जब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको जेमिनल बोलते हैं, और जब 2 सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको विसिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको हमने बोल दिया जेमिनल का एग्जाम्पल है, एक कहीं विसिनल का। तो ये सब भी थोड़े थोड़े कॉमन नेम लिखने की टेक्निक है, जिसको आप लिखते रहना, ये लास्ट में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब यहाँ पे चलो ये एग्जाम्पल्स कुछ हम करते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है क्लास तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो तीसरे वाले में देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर आप नंबरिंग करो तो ये हो जाएगी 1 2 3, और यहाँ पे करोगे तो 1 2 3। प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है, सेम है, बस जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे वाले में सेकंड पोजीशन पे है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पोजिशनल का। अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन 4th को सोचो, इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा समय लेके सोचो। क्या ये आपको लग रहा है पोजिशनल है, नहीं, ये चेन का एग्जाम्पल है। देखो कैसे मैं समझाना चाहता हूँ, जहाँ भी CHO होता है वहीं से ना नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो इसको दोगे नंबर 1, इसको दोगे नंबर 2, इसको दोगे नंबर 3, इसको दोगे नंबर 4। यहाँ पे जहाँ पे CHO ग्रुप होता है वहीं से तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। तो देख रहे हो, देखने में तो लगता है ये दोनों पोजिशनल है, लेकिन ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ गया, हाँ ये दोनों चेन का एग्जाम्पल हो गया। कैसे, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन ही अलग हो गई, एक में 4 कार्बन की, एक में 3 कार्बन की। तो इसी तरह से मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं
जो थोड़े हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे CN का देखो, जहाँ CN ग्रुप होता है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 मान लो इसको। देखिए फिर से प्रिंसिपल कार्बन चेन अलग हो गई, तो ये दोनों भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4th और 5th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको स्टार कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन हमें काफ़ी फंसा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 आसान है, इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो NC है वो कोई ग्रुप तो होता नहीं है, वहाँ से तो नंबरिंग करते नहीं। तो इसमें नंबरिंग करोगे 1 2 3, और यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आइसोसाइनेट प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो यानी अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पोजिशनल। ठीक है, चलो तो ये 7th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें बोलो ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से तो आप देख सकते हो। इसमें आपको अगर मैं पूछूं, इस तरह से एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये दोनों में रिलेशन बताइए, ये दोनों में रिलेशन बताइए, और लास्टली इन दोनों में रिलेशन बताइए। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, और इसको मान लीजिए C। ठीक है, ये आप लोग के लिए कमेंट में इसका आंसर करिएगा कि क्या रिलेशनशिप बैठेगी A में, क्या रिलेशनशिप बैठेगी B में, और क्या रिलेशनशिप बैठेगी C में। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। जिसका भी सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, 2 ही बची हुई है, थोड़ी सी और मेहनत, फंक्शनल और मेटामर्स। ठीक है, अब देखो फंक्शनल आइसोमर्स बड़ा ही आसान है, सिंपल सा मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि फंक्शनल ग्रुप से आप समझते क्या हैं, क्यों हम बोलते हैं कि अल्कोहल एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है और अमीन्स दूसरे तरह का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होता है आपका कि किस तरह का मॉलिक्यूल, मतलब किस तरह का वो रिएक्शन देता है वो ग्रुप। जैसे अल्कोहल अलग तरह के रिएक्शन देता है और अमीन्स अलग तरह के रिएक्शन देता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह के रिएक्शंस देते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप ये चीज़ पढ़ो, दीज आर द आइसोमर्स, ये आइसोमर्स होंगे जिनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले केस में देखो, तो यहाँ पे बोलोगे 1 2 3 कार्बन की, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन की। ठीक है, लेकिन इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका भी फॉर्मूला बनेगा, क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, C6H6O लिखेंगे ना, C6H6O फॉर्मूला बनेगा। दोनों का फॉर्मूला C6H6O ही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे वाले में यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसका क्या एग्जाम्पल, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में भी देख लो आप, जो दूसरा वाला बना है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन पहले में यहाँ पे देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और जबकि बगल वाले में यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है। फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो कौन सी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगी, फंक्शनल, यहाँ पे भी स्टैब्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 4 इनको अच्छे से समझो, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। इसमें अगर नंबरिंग करिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, तीनों में आप क्या देख रहे हो, अमीन NH2 ग्रुप ही प्रेजेंट है। यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी NH2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है और सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन बैठेगा, क्योंकि दोनों में NH2 ग्रुप ही प्रेजेंट है। पहले वाले एग्जाम्पल में NH2 ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड वाले में दूसरे पोजीशन पे है, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन बैठेगा, इन दोनों में जो रिलेशन बैठेगा वो होगा पोजिशनल का बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे और तीसरे में, इसमें तो मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन का अंतर है, तो इसमें क्या बैठ जाएगा, इसमें बैठ जाएगा चेन का रिलेशन। ठीक है, ये चेन के हो जाएंगे, तो ये हुआ। लेकिन अब आप फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे तीनों में है अमीन ही, लेकिन ये अमीन NH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे NH लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिंपली N लिखा हुआ है। एक नाइट्रोजन एटम, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक नाइट्रोजन एटम जितने कार्बन से कनेक्ट होता है, जितने कार्बन से वो क्या होता है कनेक्ट होता है, वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो, पहले वाले एग्जांपल में देखो, तो पहले वाले एग्जांपल में देखिए नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये है 1 डिग्री।
दूसरे वाले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन टोटल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, एक बार इधर वाले और एक बार इधर वाले कार्बन से, तो ये हो गया 2 डिग्री। और तीसरे वाले में नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसको हमने बोला 3 डिग्री नाइट्रोजन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो अलग अलग तरह की रिएक्शन देता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन डिफरेंट टाइप की रिएक्शन देते हैं, तो इस वजह से इन तीनों को हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कौन सी रिलेशनशिप पोज अप करेंगे, ये तीनों आपस में रिलेशनशिप जो रखेंगे वो हो जाएगी आपकी फंक्शनल। क्यों, अभी समझाया, क्योंकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की जो रिएक्शन की टाइप्स होती है सर वो अलग अलग होती है, तो इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप करते हैं। तो ये मत सोचना कि सब नाइट्रोजन है तो फंक्शनल कैसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रखा है। यहाँ पे देखो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होगा आप बताओ। एक तो आपका फिनॉलिक है और एक आपका नॉर्मल अल्कोहल है, तो कौन सा रिलेशनशिप बैठना चाहिए, फंक्शनल। बिल्कुल गलत, ये इसीलिए इसको लिख रखा है। ये दोनों तो आइसोमर्स ही नहीं है, ध्यान से देखो, ये दोनों तो आइसोमर्स ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्मूला ही है। आइसोमर्स कब होंगे, अरे चेन पोजीशन मेटा फंक्शनल की बात ही कब करेंगे, जब फॉर्मूला तो सेम हो। जब फॉर्मूला ही सेम नहीं है इन दोनों का, तो क्या ये कुछ भी हो सकते हैं, नहीं, तो इसको अवॉइड कर दो। हाँ, ये सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में देखिए आप, सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे ये OH ग्रुप है और यहाँ पे ये OCH3 ग्रुप है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गया। अलग अलग जब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसको हम कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल की कैटेगरी में रख लेंगे। चलिए सेवन्थ वाले एग्जाम्पल में बताइए इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप आएगा, सोच के बताइए। गलत, जो भी सोच रहे हो, जो उन्होंने सोचा आइडेंटिकल वो ठीक है, उसके अलावा देखो ना सेमी मॉलिक्यूल है, बस उल्टा करके लिख दिया है कि नहीं। तो जरूरी नहीं हर में रिलेशनशिप खोजने लग जाया करो। कभी कभी ऐसा होगा कि फॉर्मूला ही अलग होगा, आपसे पूछ देगा। कई बार ऐसा होगा दिखने में पोजीशन लगेगा, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में कराया, वो अलग हो जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में बताइए रिलेशनशिप, तो क्या बोलेंगे। यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन एटम है ये डायरेक्टली एरोमेटिक कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये आपका एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये है एरोमेटिक अमीन, ये है एरोमेटिक अमीन, और ये है आपका एलिफेटिक अमीन। ठीक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये दोनों भी आपस में कौन सी रिलेशनशिप रखेंगे, फंक्शनल रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिए का। तो अभी मैंने यहाँ पे फंक्शनल आपको दो चीज़ें समझाई, क्या क्या समझाया। एक कि अगर अलग अलग जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन ये भी आपस में फंक्शनल होते हैं, और एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी अमीन ये भी आपस में फंक्शनल होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। इसी तरह से एरोमेटिक एल्कोहल और मान लीजिए आपका एलिफेटिक एल्कोहल, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, तो ये भी आपस में फंक्शनल की तरह ही बिहेव करेंगे। चलो लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर हम अपना आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल और ट्रिपल की तो रिएक्शन अलग अलग होती ही है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, आपस में फंक्शनल की कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट करके लिखे ना, इसको एक बार अपने से और रीड करना। ये मैं PDF तो शेयर कर ही दूंगा ताकि आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो एक और स्पेशल केस होता है आपका, इसको फंक्शनल के अंदर ही रखते हैं, ये होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक बार रिंग के फॉर्मेट में लिखा जाता है उसी चीज़ को, एक बार स्ट्रेट के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर ये दोनों रिलेशनशिप पोज होती है तो उसको रिंग चेन कहते हैं। और टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, देखो कोई कोई लोग इसको फंक्शनल में बोलता है, कोई कोई लोग इसको फंक्शनल में नहीं बोलता है, तो हमको उसमें नहीं फंसना, सिंपली इसको रिंग चेन बोल देना है। जैसे देखो इस गिवन इन दोनों कंपाउंड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का फॉर्मूला बनेगा आपका C4H10। ठीक, C4H10 बनेगा, लेकिन एक आपका स्ट्रेट लिखा गया है, मतलब स्ट्रेट चेन टाइप में लिखा गया है, एक आपका रिंग फॉर्मेट में लिखा गया है, तो इसीलिए इन दोनों में कौन सी रिलेशनशिप होगी, ये आपकी हो जाएगी रिंग चेन। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एग्जांपल और लिख दिया गया, एक बार स्ट्रेट चेन में एक बार रिंग में, तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा आपका रिंग चेन। ठीक, चलो अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं एक आपका मेटामेरिज्म, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेटामर्स, देखो मेटामर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक शब्द यहाँ पे है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पहले पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप समझ लो। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ मैंने लिख रखा है मोर देन वन
वैलेंसी। इसके देखो इतने सारे एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देखो एक वैलेंसी इधर खाली है, एक वैलेंसी इधर खाली है। इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ एन में देखो तो यहाँ पे एक वैलेंसी यहाँ पे, एक वैलेंसी यहाँ पे। तो एक से ज़्यादा अगर वैलेंसी किसी चीज़ की खाली है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल है। तो जब भी, अब यहाँ पे समझ लो, जब भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, तो दोनों तरफ जब जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, उनकी लेंथ में अगर डिफरेंस आ जाए तो उसी को मेटामर्स कहते हैं। जैसे मान लो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, एक तरफ 3 कार्बन की लगी हुई है, और एक मैंने स्ट्रक्चर लिखा जिसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 1 कार्बन की चेन हो जाए और एक तरफ 4 की हो जाए, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन पढ़ लो, क्या हो जाएगी, इफ़ 2 अल्काइल ग्रुप्स, अगर 2 अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए फ्रॉम अल्काइल ग्रुप्स इन अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रेजेंट अक्रॉस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो उसी को हम मेटामर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, पहले एग्जाम्पल में इधर ये देखने की कोशिश करो, यहाँ पे 2 कार्बन की ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसके बगल वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे 1 कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है और इस तरफ क्या है आपका 3 कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हो, एक है एक 2 कार्बन के, देखो इधर देखो, इधर था 2 कार्बन, इधर था 2 कार्बन, इधर है 1 कार्बन और इधर है 3 कार्बन। तो क्या दोनों तरफ डिफरेंस आ गया? जब भी दोनों तरफ डिफरेंस आ जाए, जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों तरफ डिफरेंस जब आ जाए, तो इस पर्टिकुलर केस को आप बोलोगे दीज आर मेटामर्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसी तरह से नीचे वाले में देखो, इसमें तो इधर 1 कार्बन है, इधर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो जब तक दोनों तरफ चेंज नहीं आएगा वो मेटामर्स नहीं होंगे। तो इन दोनों में कौन सी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी इन दोनों में? तो अगर आप ध्यान सोचोगे तो इन दोनों में हो जाएगी पोजिशनल की रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी। ध्यान रखना, मेटामर्स के लिए तभी होगा जब आपका दोनों तरफ चेंज हो, अगर एक तरफ चेंज होगा तो वो मेटामर्स कभी नहीं होगा। अच्छा, ये फंक्शनल कैसे है? क्योंकि देखो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये फंक्शनल कैसे हो जा रहा है, इसको यहाँ देख लो, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OCH3, और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH CH3, यहाँ पे OCH3। तो नहीं लग रहा आपको? देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो OCH3 ग्रुप एक बार फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो अलग अलग पोजीशन पे है, इसीलिए मैंने बोला ये पोजीशनल की रिलेशनशिप पोज करेगा। तो मेटामर्स क्या होगा, दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं उनकी साइज़ अलग अलग हो जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लो सेकंड वाले में, यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन का, लेकिन बगल वाले एग्जाम्पल में 1 कार्बन का और इधर क्या हो जा रहा है, ये 3 कार्बन का, तो दोनों तरफ चेंज आ गया, इधर 2 2 था उधर 1 3 हो गया। तो इस वजह से इन दोनों में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी, दीज आर मेटामर्स। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका NCERT में क्या क्या दे रखा है, थोड़ा सा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो NCERT ये क्लास 11th वाली है, इसमें आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत है, यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म शुरू किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिया हुआ है। ये देखो ये टेबल जो मैंने आपको लिखवाया वो थोड़ा सा और क्लासीफाई करके लिखवाया, यहाँ पे इन्होंने ये टेबल दे रखा, इसमें इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, देखो यहाँ पे चेन, ठीक है, यहाँ पे पोजिशन, यहाँ पे फंक्शनल, देख रहे हो ये सब है, एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया, उतना ऊपर पढ़ लोगे तो ये तो आराम से आप कर लोगे, चेन फंक्शनल। फिर देखो और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया यहाँ पे मेटामेरिज्म का। इतना ही है NCERT के अंदर, ठीक है। तो एक पन्ने के अंदर निकाल दिया मैंने, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि हमें एडवांस लेवल तक का करना था। तो अगर इतने एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हुए हैं इसको आप अच्छे से कर लोगे तो आपसे फिर कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं फंसेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट लाते रहते हैं। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। रिप्लाई नहीं कर पाते लेकिन सबके कमेंट्स पढ़ते ज़रूर हैं, उससे इम्प्रूव करने में खुद में भी हेल्प मिलती है। सो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।